जिस तरह से जम्मू के अंदर, जम्मू के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, ऐसे भी कश्मीर सूबे के अंदर भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की शदीद किल्लत है। न सिर्फ पीने के साफ़ पानी की, बल्कि जो आपाशी इरिगेशन पर्पज़ के लिए पानी इस्तेमाल होना है, वहां पर भी जो किसान इस वक्त सीज़न जो है वो अरूज पर है। लेकिन अब दूसरी तरफ से एक बड़ी खबर सूबे कश्मीर से, जहाँ पर कश्मीर में साफ़ पानी की फराहमी को लेकर कश्मीर के 9 वेटलैंड्स के पानी का मयार ख़राब है और कैटेगरीज़ के मुताबिक ये पानी नहीं है। एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में अब जो बल्दियाती इदारे हैं उनको तजावुज़ात हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सूबा कश्मीर के अंदर जो 9 वेटलैंड्स हैं, वो कश्मीर के जो 9 वेटलैंड्स हैं उनका पानी जो है वो मयार के मुताबिक नहीं है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट में ये ताज़ा इंकशाफ हुआ है, जहां पर जो कैटेगरीज रखी गई हैं वो उनमें भी नहीं आ रहा है। उसके बाद ही अब जो मुतलका इदारे हैं उन्हें कहा गया है कि जो इन वेटलैंड्स के आसपास जो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया गया है वो हटाने के सिलसिले में इक़दाम करें। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें हिदायत जारी कर दी गई है। अब पानी के मयार को लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो एक अहम तरीन इदारा है जिसकी सारी सूरत हाल पर नज़र रहती है। और आप सब जानते हैं कि वेटलैंड्स, अब जब वाटर रिसोर्सेज की या सोर्स ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये भी पता चलता है कि जम्मू के अंदर पानी का बहरान कैसे था, वहाँ मुश्किल दूसरी है। लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को इतला दी गई है कि मुख्तलिफ मकामात पर वादी कश्मीर के 9 वेटलैंड्स हैं जहाँ पानी का मयार क्लास बी के बेहतरीन इस्तेमाल के मयार पर पूरा नहीं उतरता है, जिसका मतलब है साफ पानी नहीं है। और इस सिलसिले में मजीद मालूमात इकट्ठा करने के बाद जो असल में कार्रवाई शुरू करनी है वो कर दी जाएगी। इधर ट्रिब्यूनल की तरफ से हैरत का इजहार इस बात पर भी किया गया है कि मरकजी वजारत माहौलियात और जंगलात यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और साथ साथ जो मरकजी आलूदगी कंट्रोलिंग बोर्ड है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी कश्मीर सूबे में रामसर साइट्स की सही तादाद का इल्म है। और एनजीटी ने एक बार फिर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पानी के ज़खायर हैं इस मामले पर संजीदगी से गौर करने पर जोर दिया है, जिसके नतीजे में वेटलैंड्स या जिन एरियाज़ के अंदर पानी क्या ये इस्तेमाल शुदा इन वेटलैंड्स का है या नहीं, इसका पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि एक तो बुलंद दर्जा हरारत है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, और उसके बाद हाइड्रोजन, इसकी सतह में इजाफा हो रहा है, गैर कानूनी तजावुजात हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं और कश्मीर सूबे के इन वेटलैंड्स में जो फजला इकट्ठा किया जा रहा उसके अखराज का या कहीं अगर आलूदा पानी है तो वो भी आकर इनके आसपास पड़ रहा है, वो एक परेशानी का सबब बन रहा है। या तो वाटर लेवल जिसमें कमी, और दूसरी बात कि जो नामजद कैटेगरी है क्लास बी उसके मयार पर भी पानी नहीं उतरता है, जिसका मतलब ये है कि पानी आलूदा है, इस्तेमाल करने की काबिल 100% आप इसको नहीं मान सकते। इसके बाद अथॉरिटीज़ ने आप फौरी तौर पर जो लोकल बॉडीज़ हैं, वैसे तो कॉरपोरेशंस और जो कमेटियां थी वो इस वक्त काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो मुतलकिन काम कर रहे हैं उन पर जोर दिया गया है कि तजावुजात को इनके आसपास हटाएं। अब ये मामला कई बार अदालत में भी जा चुका है, लोकल कोर्ट्स भी इन पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई ज्यादा तब्दीली अभी तक रोनमा नहीं हुई। इरफान फाजिल के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे श्रीनगर से हैं। इरफान, वेटलैंड्स किस कैटेगरी में असल में होने चाहिए जहां से पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये जो कश्मीर के 9 वेटलैंड्स हैं कौन कौन से हैं, किस कैटेगरी में आए, और ये जो रिपोर्ट दी गई है ट्रिब्यूनल की तरफ से एनजीटी को, उसमें मजीद क्या कहा गया है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए जिस तरीके से आप ही बता रहे थे टेम्परेचर को लेकर या बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से कई लेवल्स जो है वाटर बॉडीज के साथ साथ अगर देखा जाए वेटलैंड के इलीगल इंक्रोचमेंट के मामला जरूर है। वेस्टेज जो है खासतौर पर जो डिस्चार्ज किया जाता है वेटलैंड पे, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे कश्मीर में वेटलैंड खत्म हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जिस तरीके से आपने भी ट्रिब्यूनल की बात की है और खासतौर पे जिसमें सो एक्शन जो एक्शन है मार्च 2013-2024 को लेकर जिस तरीके से एक इशू सामने नजर आया था और उसमें बताया गया था बाज़ाब्ता तौर पर एक सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड रहेगा और वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस पर काम करेगा। जैसे आपने वेटलैंड्स को लेकर बताया है तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरीके से शालाबुग है, जिस तरीके से हाईगाम है, जिस तरीके से होकर वेटलैंड है, या इस बीच अगर मैं बात करूं तो वुलुर लेक है, वुलुर लेक के साथ साथ मानसबल लेक है। ये 4 तकरीबन जो
5 रामसर साइट्स है, ये भी इसमें इन वेटलैंड्स के साथ जुड़ी है, जो कि 11 के 11 करीब है। अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर फॉरेस्ट के मामला को लेकर मैं बात करूं, जो कि रामसर साइट्स है कश्मीर की, उसमें जिस तरीके से एनजीटी ने जस्टिस प्रकाश खासतौर पर श्रीवास्तव जो है, जो उसके चेयरपर्सन है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसको ऑब्जर्व भी किया है और सरप्राइजिंगली एक मिनिस्ट्री के सीबीसीपी जो ऑर्डर है उसके साथ जोड़ा है, जिसका एक एग्जैक्ट नंबर उन्होंने खासतौर पर बयान किया है कि किस तरीके से वेटलैंड खत्म हो रहे हैं। पोटेंशियल ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल है बोर्ड जो है, इसकी जानिब अगर बात करूं तो तकरीबन कई सारे ऐसे मामला नजर आए हैं जो कि अनचेक्ड है, यानी कुछ ऐसे सेडिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिवेटेड टेम्परेचर्स के मामला होते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन डिमांड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलीगल एनक्रोचमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने खास तौर पर एक ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ एक वाटर क्वांटिटी को कश्मीर के साथ जोड़ा था, जैसे आपने खुद कहा, जिसमें 9 थे। अब क्लास बी के डेजिग्नेटेड मामला के साथ अगर देखा जाए, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट और साथ में फॉरेस्ट के जो मामला थे वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो सारे रीजंस बताए गए हैं पानी आलूदा होने के, इरफान, सफाई के लिए क्या किया जा रहा है और जो साइंटिफिक तरीकाकार होता है इन इलाकों को साफ करने का, वो आज के वक्त में अपनाया जाता है? तरीका क्या है, सफाई कैसे होती है? देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे पहले वेटलैंड के साथ साथ जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, या खासतौर पे वो लोग जो वहां रहते हैं, जैसे मैं डल लेक की बात करूंगा, जो डल डिवेलपर्स होते हैं उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रोसेस होता है कि वो डल को किस तरीके से साफ करेंगे। नो डाउट अबाउट इट कि उनके पास मशीनरी है या बाकी पावर रहता है, मगर जिस तरीके से वेटलैंड्स को लेकर हम देख रहे हैं, मैनुअली तो काम चलेगा, मगर उसमें काम भी चलेगा और काफी टाइम से अगर उसको लॉन्ग प्रोसेस के लिए लिया जाएगा तो वो साफ हो सकता है। मगर जब आप ऊपर से मशीन्स को लेकर या ग्रास कटिंग के मामला को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर ये चीजें जोड़ेंगे, इससे नहीं पूरा वेटलैंड क्लियर होता है और ये वेटलैंड धीरे धीरे फिर खराब हो जाता है, क्योंकि इस पे घास उगनी फिर से शुरू हो जाते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। तो कह सकते हैं कि एक मैन पावर के साथ साथ एक इंटेलिजेंस प्रोसेस की जरूरत है, जो कि खास तौर पर एक प्रॉपर ग्रेड करेगी और प्रॉपर जांच पड़ताल के साथ इन वेटलैंड्स को लेकर आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आने वाले टाइम में यही सिचुएशन रही, जिस तरीके के 9 के 9 वेटलैंड्स है, ये ड्राई हो जाएंगे और पानी की किल्लत जिस तरीके से अभी दिखाई दे रही है हमें, खास तौर पर अभी से ही पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, जबकि हम बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसालें पहले दिया करते थे कि पानी के बड़े जखायर कश्मीर में है। अब आप देख लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डिकम्पोजिशन है, कई सारी चीजें हैं, एनक्रोचमेंट के मामला है, जिसकी वजह से वेटलैंड की तबाही आए रोज दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे इरफान फाजिल जो बात कर रहे थे कश्मीर के अंदर जो 9 वेटलैंड्स हैं उनके सिलसिले में। वेटलैंड्स का पानी जो है वो मयार के मुताबिक नहीं है, ये एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हो और इस सिलसिले में बल्दियाती इदारों को अब जो वेटलैंड्स है उनके आसपास जो तजावुज़ात है उनको हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है।